नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सौतेली माँ। सुबह सुबह आलोक ने अपनी पत्नी काव्या से कहा, काव्या परसों नैन्सी का बर्थडे आ रहा है और वो हॉस्टल से कल रात तक आ जाएगी। ऐसा करो, कुछ अच्छा सा प्लान कर लो। काव्या ने कहा, अरे आजकल के बच्चे अपना बर्थडे दोस्तों के साथ ही मनाना पसंद करते हैं। उसके लिए रेस्टोरेंट बुक कर दो, वह दोस्तों को बुलाकर मना लेगी। आलोक ने कहा, पागल हो क्या? 1 साल हो गया उसे आए हुए। उसको तुमने मम्मी पापा के गायब होने के बाद हॉस्टल भेजा था। आज तक उससे मिले नहीं और अब 1 साल हो गया है। मुझे टाइम नहीं मिलता और जब मिलता भी है तो तुम बीमार होती हो। काव्या ने फिर से आंखें नचाकर कहा, कहना क्या चाहते हो आप? मैं जानबूझकर ऐसा कर रही हूँ। सौतेली हूँ ना, इल्जाम तो लगाना आसान है इसके लिए, लेकिन मुझसे पूछिए कि आपके बच्चों की खातिर अपनी औलाद की तमन्ना ही नहीं की। इतना किया कराया सब मिट्टी में मिला दिया। कितना ख्याल रखा दोनों का। हॉस्टल की पढ़ाई कितनी महंगी होती है, लेकिन मैंने कभी रोका नहीं आपको। काव्या रोने लगी थी और आलोक ने आकर शांत करा रहा था। आलोक ने समझाया, पागल हो तुम, बात को कहां से कहां ले जाती हो। मैंने ये कब कहा कि तुमने इन्हें प्यार नहीं किया? मेरे बच्चों की तुमसे अच्छी माँ उन्हें भला कहाँ मिलती। अब चुप हो जाओ और कुछ अच्छा सा सोचो नैन्सी के लिए, जिससे वो खुश हो जाए। आलोक ने उसे गले से लगाया तो काव्या शांत हो गई और सोचने बैठ गई कि क्या किया जाए। जैसे ही अगले दिन रात को नैन्सी घर आई तो आलोक से लिपट गई। अपनी माँ से भी मिली, लेकिन कुछ अनमनी सी। आलोक ने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। नैन्सी पहले जैसी नहीं रही, वो अब खामोश रहने लगी थी। ऐसा उसके दादा दादी के जाने के बाद से हुआ था। उसने हॉस्टल से आने के बाद फिर से अपने पापा से दादा दादी के बारे में पूछा था, जिसका जवाब उसको फिर से मायूस कर गया। आराम कुर्सी पर बैठे आलोक को वो रात याद आ गई जब उसने अपने माता पिता खो दिए थे। सब कुछ आंखों के सामने ऐसे घूम गया था जैसे कल की ही बात थी। काव्या, मुझे लग रहा कि अभी सामने मम्मी पापा खड़े थे। कार में बैठा बेचैन आलोक सामने इधर उधर देखते हुए कल कह रहा था, और फिर कार रोककर उतरकर सामने देखता हुआ चला गया। काव्या उसकी पत्नी कार में बैठी हैरान सी देख रही थी। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो मायूस और परेशान सा कार में बैठकर बोला, पता नहीं काव्या कहाँ गए, मुझे तो वही लगे थे। उनकी पत्नी काव्या ने तपाक से कहा, काव्य तुम्हें तो हर जगह अब वही दिखाई देते हैं। जब से गए हैं तुम तो बाकी चीजें भूल ही गए हो। अब अगर वापस नहीं मिल रहे तो अपना जीवन तो जिएंगे ना, या हम भी उनके दुख में जीना छोड़ दें? आलोक ने गुस्से से काव्या की तरफ देखकर कहा, तुम बेकार की बातें मत करो। मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन माँ बाप थे मेरे, ऐसे कैसे भूल जाऊंगा? जब उनकी बॉडी ही नहीं मिली, दोनों की कार में बैठे हुए नोकझोंक होने लगी और आलोक ने कार स्टार्ट कर मॉल के सामने लाकर खड़ी कर दी। काव्या अंदर शॉपिंग करने चली गई थी और कार में उसका इंतजार करते हुए आलोक को वो मनहूस दिन याद आने लगा जब माँ बाप गायब हुए थे। वो दृश्य फिर से आंखों के सामने घूम गया था। जब ऑफिस से आने के कुछ देर बाद उसने काव्या से मम्मी पापा के बारे में पूछा था। काव्या, मम्मी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही हैं? आलोक ने ऑफिस से घर आते ही कहा। काव्या ने कुछ पता होने से इनकार कर दिया। पता नहीं, पापा के साथ मंदिर के लिए गई थी, आई नहीं अभी तक। आलोक ने कहा, कब गई थी? अभी तो 8 बजने वाला है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। काव्या ने फिर से कहा, 7 बजे गई थी। कोई मिल गया होगा रास्ते में तो मम्मी पापा बात करने लग गए होंगे। तुम इतनी फिक्र क्यों करते हो? तुम बैठो, तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। उनके आने तक तुम चाय पी लो। आलोक बैठ गया और काव्या के चाय बनाकर लाने का इंतजार करने लगा। इतनी देर टीवी पर मैच लगाकर मैच देख रहा था। काव्या चाय लाई और कुछ खाने के लिए भी लाई। साथ बैठकर दोनों ने चाय पी, लेकिन आलोक का ध्यान फिर मम्मी पापा पर गया। उसने टाइम देखते हुए कहा, काव्या अब तो काफी टाइम हो गया है, मंदिर तो पास में है, इतना टाइम तो नहीं लगना। देख कर आता हूँ जहाँ कहाँ रह गए। काव्या ने सोफे पर बैठकर कहा, अरे आ जाएंगे, तुम कहाँ जा रहे हो? वो तो रोज ही मंदिर जाते हैं। अरे तुम फोन कर लो ना उनको। काव्या ने फोन करने को कहा तो आलोक ने तुरंत फोन लगा दिया, लेकिन फोन तो घर में ही था। दोनों में से एक भी फोन साथ लेकर नहीं गए थे। आलोक ने फोन लगाने के बाद कहा, काव्या फोन तो यही है और अब बहुत देर हो गई है, मुझे चिंता हो रही है, मैं देखने चला ही जाता हूँ। आलोक उठकर अपने माँ बाप को देखने मंदिर के लिए निकल गया। काफी देर बाद आया तो परेशान नजर आ रहा था।
आते ही उसने काव्या से कहा, काव्या जाने दो, दोनों कहाँ चले गए? मंदिर तो अभी खाली था, वहां पंडित जी के सिवा कोई नहीं था। इतनी सर्दी है तो दोनों जाएंगे कहाँ, क्योंकि पापा को तो वैसे भी ज्यादा ठंड लगती है। काव्या ने भी चिंता में कहा, हाँ ये तो है, मगर सोचने की बात है कि दोनों कहाँ गए। आलोक ने कहा, वही तो काव्या, मुझे तो चिंता हो रही है। अब क्या करूं, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ ढूंढूं। चलो थोड़ा इंतजार ही करते हैं। आलोक कहते हुए सोफे पर बैठ गया और इंतजार करने लगा, बार बार दरवाजे पर और घड़ी की तरफ देखता। रात का 10 बजने को आया, मगर मम्मी पापा अब तक वापस नहीं आए। बार बार आलोक काव्या से कह रहा था कि फोन साथ ले जाने को क्यों नहीं कहा तुमने? अब देखो ना कितनी चिंता हो रही है। काव्या ने कहा कि मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा। रोज जाते हैं और फोन भी घर छोड़ जाते हैं, लेकिन टाइम से वापस भी तो आ जाते हैं। अब जाने आज क्या हुआ। काव्या के चेहरे से भी चिंता झलक रही थी। रात यूं ही गुजर गई और आलोक के माता पिता वापस नहीं आए। बहुत हैरानी की बात थी कि मंदिर के लिए गए दो लोग बिन बताए जाने कहाँ चले गए थे। आलोक सुबह ही पुलिस स्टेशन पहुंच गया और वहां जाकर कंप्लेन करवाई, लेकिन इसके बाद तो सब्र रखकर इंतजार ही करना था। आलोक को इंतजार करते हुए कई दिन बीत गए, मगर माता पिता की कोई भी सूचना पुलिस ने नहीं मिली थी। आलोक बहुत दुखी रहने लगा और उसे अपने माता पिता की बहुत फिक्र होने लगी। कई बार एक्सीडेंट में मारे गए लोगों को देखने भी जाना पड़ता था, मगर फिर बॉडी न मिलने पर राहत की सांस लेता था। लेकिन दूसरे ही पल फिर दुखी हो जाता, क्योंकि माता पिता का जीवित मिलना जरूरी था। उसे लगता था कि वो अपने माता पिता को खो चुका है। कई बार उसने काव्या से भी पूछा, काव्या सच बताना, मम्मी कुछ भी कहकर नहीं गई थी या ऐसी कोई बात थी जो उस दिन अजीब हुई हो? लेकिन काव्या हर बात से इनकार कर देती और कहती कि वो दोनों तो रोज की तरह ही मंदिर गए थे और कोई बात भी ऐसी नहीं थी जिससे शक हो सके। मुझे नहीं पता कि अचानक क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका एक किडनैप हुआ हो, लेकिन ऐसा होता तो फिरौती के लिए फोन भी तो आता। आलोक बहुत सारे कयास लगाता रहता, मगर किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाता था। 1 महीने होने को आया, मगर उसके माँ बाप का आता पता नहीं लग रहा था। मॉल से वापस आकर काव्या कार के बाहर खड़ी खोलने के लिए कह रही थी। आलोक अपने ध्यान से बाहर आया तो उसने कार का दरवाजा खोला तो काव्या गुस्सा करते हुए अंदर बैठकर बोली, कब से दरवाजा पीट रही थी और तुम ख्यालों में बैठे हो? ऐसा अक्सर ही होता था। और काव्या हमेशा कहती कब तक, अब आप अपने कामों में ध्यान लगाना शुरू करो। उनका तो पता नहीं चल रहा, मगर इधर सब रुक गया है। जिंदगी तो अपनी गति से चलती ही रहती है। अब भगवान भरोसे छोड़ दो। अगर तुम्हारी किस्मत में वापस माता पिता लिखे होंगे तो वो जरूर आएंगे। धीरे धीरे आलोक वापस अपने काम करने लगा था। इंतजार तो अब भी था, लेकिन बाकी सब भी अपनी गति से चलने लगा था। वो जब भी कहीं जाता तो सड़क पर इधर उधर खड़े या साइड में लेटे बेसहारा लाचार बुजुर्गों में अपने माता पिता को तलाशता रहता था। धीरे धीरे 1 साल हो गया, मगर उसकी नजरों से अब तक भी उन्हें ढूंढना बंद नहीं किया था। रोज अपने माता पिता के फोन पर कॉल करता और रख देता, क्योंकि दिन तो घर में ही थे। उसे लगता कि जाने कौन सी कॉल ऐसी आ जाए कि उसके माता पिता की जानकारी मिल जाए। इस कारण हर वक्त फोन अपने पास रखता था। पापा पापा क्या हुआ, कहाँ खो गए? नैन्सी ने आकर आराम कुर्सी पर बैठे ख्यालों में खोए आलोक को हिलाकर पूछा। 14 साल की नैन्सी अपनी उम्र से ज्यादा समझदार थी। अगले ही दिन उसका जन्मदिन था और उसने चेहरे पर उदास किया हुआ था। आलोक के बहुत पूछने पर उसने कहा कि वो अपना जन्मदिन गरीबों में कपड़े वगैरह बांटकर मनाना चाहती है, जिस पर उसके पिता आलोक ने हामी भर दी। नैन्सी आलोक के साथ घर से सुबह ही निकल गई थी और बांटने के लिए कंबल वगैरह खरीद लिए थे। शहर में बस स्टैंड के बाहर बैठे गरीबों में बांटने पहुंचे तो एक एक का सबके हाथ में देने लगे। काफी भीड़ जमा हो गई, जिसमें दूर से देखने पर बीच में खड़े नैन्सी और आलोक दिखाई नहीं पड़ रहे थे। अब लोगों के चले जाने पर वापसी के समय नैन्सी को बस स्टैंड वेटिंग एरिया की दीवार से सटे हुए 2 लोग बैठे दिखाई दिए, जो शायद सो रहे थे। चेहरे ढके हुए थे और एक फटे कंबल से बाहर झांकते 2 लोगों के पैर बता रहे थे कि एक फटे पुराने गंदे कंबल में 2 लोग सो रहे हैं। लेकिन ये औरों की तरह कंबल कपड़े लेने नहीं पहुंचे थे। नैन्सी ने जाकर उनको हल्के से हिलाया, लेकिन शायद ठंड में एक दूसरे से सट कर बैठे उन दोनों लोगों को मिल रही गर्माहट उस कड़ाके सर्दी पर भी इतनी भारी थी कि नींद भी जाने
का नाम नहीं ले रही थी। जरा सा कंबल हटा दो, बाहर से आती हवा चेहरे से जा टकराई और बिखरे धूल भरे बाल अपने चेहरे पर से हटाते हुए उस बुजुर्ग आदमी ने कंबल से झांका और सामने देखा तो ध्यान से देखने लगा। नैन्सी और आलोक देखते ही रह गए। सब कुछ एक दिन इस तरह सामने आ खड़ा होगा सोचा नहीं था। नैन्सी ने साथ बैठे कंबल में ढके दूसरे चेहरे से भी कंबल हटाया तो चीख पड़ी, दादी। उसकी आवाज दूर तलक गई और लोग इकट्ठा हो गए। आलोक रोते हुए जल्दी से अपने पिता राजेश जी के गले से लग गया और राजेश जी भी इधर उधर देखते रहे जैसे किसी बात का डर हो। बार बार पास खड़ी भीड़ में कुछ देखने की कोशिश करते थे, लेकिन ये बात आलोक के ध्यान में न गई और आलोक रोते हुए कहने लगा, पापा आप यहीं इसी शहर में होकर भी यहाँ इस हालात में क्यों हैं? बेटे के होते हुए यहाँ भिखारियों की तरह क्यों पड़े हैं? उधर नैन्सी अपनी दादी के सीने से लिपट गई और लगातार रोए जा रही थी। दादी मुझे माफ कर दो, मुझे पापा को सब कुछ बताना चाहिए था। आप मेरे कारण ही यहाँ सड़क पर हैं। भगवान का शुक्र है मुझे मिल गए, वरना मैं जीवन भर खुद को ही दोषी देती रहती। नैन्सी बार बार आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़ रही थी। नैन्सी की दादी राधा जी अपने आंसू रोक नहीं पा रही थीं। जब आलोक कुछ संभला तो उसने भीड़ को देखकर कहा कि अब आप वापस घर चलिए, सारी बात वहां जाकर आराम से सुनूंगा। लेकिन दोनों माता पिता खामोश होकर वहीं भूत बने बैठे रहे और साथ चलने को हिले भी नहीं। नैन्सी ने भी कहा, दादी प्लीज आप घर चलो, जो हुआ सो हुआ, अब हम सब ठीक कर देंगे, आप डरो मत। लेकिन राधा जी ये सुनकर भी टस से मस नहीं हुई और उन्होंने कहा, अब घर तुम सबको ही मुबारक आलोक, हम ऐसे ही ठीक हैं, अब तो बुढ़े हैं, जीवन का क्या है, कैसे भी कट जाएगा। राधा जी की ऐसी मायूसी भरी बातें आलोक को समझ नहीं आ रही थी और वो उनसे घर चलने की जिद कर रहा था। नैन्सी भी उनका हाथ पकड़कर चलने को साथ के लिए खींच रही थी। अंत में राजेश जी ने चीख कर कहा, तुम जाते क्यों नहीं? यहाँ से तुम्हारी बीवी के हाथों फिर से धक्का खाकर बेइज्जत नहीं होना हमें। ये बात सुनकर आलोक सन्न रह गया। इस बात की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। आलोक ने उसे हिलाकर कहा, क्या हुआ पापा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? काव्या ने क्या किया था? मम्मी पापा बताओ ना प्लीज, क्या किया था उसने? आलोक ने बहुत जिद की पूछने की, मगर दोनों ने जैसे होठों पर ताला ही लगा लिया था। नैन्सी ने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखकर रोते हुए कहा, मुझे पता है पापा ये क्या कह रहे हैं। आलोक ने नैन्सी से झट से पूछा, क्या पता है तुम्हें, बोलो। नैन्सी ने कहा, पापा इनको मम्मी ने घर से निकाला था उस दिन, मैंने सब कुछ देखा था, लेकिन मम्मी ने धमकी दी थी कि अगर मैंने मुंह खोला तो वो आपको और घर छोड़कर चली जाएंगी। मैं बहुत डर गई थी पापा, नैन्सी ने कहकर जोर से रोने लगी थी और आलोक ने उसको अपने गले से लगा लिया और अपने माता पिता से कहा, पापा आप तो बता सकते थे, क्या घर से जाने का ही रास्ता बचा था? राजेश जी ने कहा, बेटा धमकी तो उसने हमें भी ऐसी ही दी थी कि हमारा तो कलेजा ही कांप गया था। उसने कहा था कि अगर कभी लौट कर आए या तुझे बताने की कोशिश की तो बच्चों को जहर दे देगी। आलोक ने छूटते ही कहा, पापा आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? तो जवाब में राजेश जी ने कहा, बेटा उसने कहा था कि वो तुझे भी जहर देकर सारी जायदाद अपने नाम करा लेगी। अगर पुलिस में शिकायत के बाद भी वो ऐसा कर देती तो उसका गुनाह सामने कैसे आता, बल्कि वो तो हमें भी मार डालती। हमने तो सोचा कि अगर हमारे जाने से शांति बनी रहती है तो यही सही है और हमने घर छोड़ दिया। आलोक ने सारी बातें सुनी मगर भरोसा पूरी तरह नहीं था, क्योंकि जब वो काव्या के बारे में सोचता तो इसका बेगुनाह चेहरा सामने आ जाता, जिससे बच्चों के लिए इतना कुछ किया, घर का ख्याल रखा, उसका भी ये सब राजेश जी के आरोपों को झुठला रहा था। और इसी पसोपस में देखकर राधा जी ने गुस्से में कहा, तू जा यहाँ से और बंधा रहे अपनी बीवी के पल्लू से, यहाँ कभी मत आना। अब गलती तो हमारी है जो तेरा घर दोबारा बसाया, और उसने तो सौतेली माँ के सारे रंग दिखा दिए, साबित कर दिया कि सौतेली माँ सौतेली ही रहती है। राधा जी कहते कहते अपनी भीगी आंखें पोंछने लगी थीं। आलोक ने अपने माता पिता से साथ चलने की बहुत जिद की, मगर दोनों ने ही इनकार कर दिया और मजबूरन आलोक को इस वक्त वहां से उठकर घर वापस जाना पड़ा। घर जाते ही काव्या ने पूछा, कहाँ रह गए थे, इतनी देर कैसे हो गई? आलोक ने उसकी तरफ गौर से देखा और फिर उसे अपने माँ बाप के शब्द याद आने लगे। आलोक ने मन में सोचा, काव्या को देखकर लगता नहीं है कि इसने ऐसा किया होगा। मम्मी पापा ने इसके सामने आने में ही डर लग रहा है और नैन्सी ने भी उसकी बात का समर्थन किया था, लेकिन इसका राज कैसे खुलेगा? आलोक मन में ये सब सोच ही रहा था
किसी को बुलाना हो तो देख लो। आलोक उसकी बात सुनकर हैरान था, क्योंकि काव्या के ऐसे रूप और मम्मी पापा की बातें फिट नहीं बैठती थीं। ऐसे में कैसे काव्या से सीधे सीधे पूछ सकता था। नैन्सी के लिए ये सरप्राइज पार्टी थी, मगर उसने बाहर खड़े होकर सुन लिया था, जिसका पता काव्या और आलोक को नहीं चल रहा था। काव्या ने करीब आकर कहा, सुनो, मैंने एक छोटी सी पार्टी नैन्सी के लिए शाम को रख दी है। घर पर नहीं बल्कि बाहर एक रेस्टोरेंट में। उधर वहीं उसी सड़क पर बैठे राधा जी और राजेश जी ख्यालों में डूबे थे। अभी अभी तो अपने बेटे से इतने समय बाद वापस मिले थे, और बदकिस्मती ये कि चाहकर भी उसके साथ नहीं जा सके। राधा जी को वो दिन याद आ गए जब उन्होंने अपने बेटे की दूसरी शादी करने के बारे में सोचा था। आलोक की पत्नी बीमारी के चलते गुजर चुकी थी, और अब उसकी एक बच्ची थी जिसकी फिक्र उसके दादा दादी यानी कि राधा जी और राजेश जी ने उसकी दूसरी शादी करने का फैसला ले लिया। आलोक चाहता तो नहीं था, मगर अपनी बच्ची को माँ का प्यार देने के लिए उसने हामी भर दी। उसने सोचा कि बच्चों को माँ मिल जाएगी और घर भी संभल जाएगा। वही दृश्य राधा जी की आंखों के सामने आने लगे। देखा जी, बेटा इतना परेशान रहता है, दोनों बच्चों की देखभाल की चिंता बनी रहती है। इसकी दूसरी शादी कर दें तो इसको सहारा हो जाएगा और बच्चों को माँ भी मिल जाएगी। लेकिन राधा अगर दूसरी पत्नी ने बाद में बच्चों का ख्याल नहीं रखा या सौतेला व्यवहार किया तो क्या होगा? नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। हम सब कुछ देखकर ही शादी करेंगे, ऐसे ही थोड़ी किसी से भी ब्याह देंगे। देखो राधा, जमाना बहुत खराब है, कुछ नहीं पता है, राजेश जी कहते रहे। मगर राधा जी बस बेटे के घर बसाने को लेकर फिक्रमंद थीं, और उन्होंने उसके लिए महीनों की खोजबीन के बाद एक लड़की ढूंढ ली। इसके बाद जब अपने बेटे आलोक से बात की तो उसने पहले तो मना किया, मगर बाद में राजी हो गया। अच्छा माँ, मैं लड़की देखने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं अपने सवाल पूछूंगा, अगर सही नहीं लगा तो फिर नहीं करूंगा। पहले मेरे बच्चों की जिम्मेदारी है। राधा जी ने उसकी बात मान ली और अगले दिन ही लड़की वालों के घर जाने का कार्यक्रम बना लिया। राधा जी ने लड़की को तिलक करने के बारे में सोचकर उसके लिए सोने की चेन बनवा ली थी। वहां जाने के बाद लड़की से मिलकर आलोक ने उससे कहा कि तुम्हें मेरी बेटी का प्यार देना होगा। मैं अपनी बेटी और बेटे के कारण ये शादी कर रहा हूँ, तो मैं किसी चीज को कमी नहीं होगी, ना ही प्यार की और ना ही सम्मान की। बस मेरे बच्चों का प्यार देना होगा। आलोक की बात सुनकर उस लड़की ने सहजता से उसकी बात मान ली और उसे आश्वासन दिया कि उसके बच्चों को प्यार की कमी नहीं होने देगी और हमेशा उनका ख्याल रखेगी। माँ बाप की भी सम्मान और सेवा सब करेगी। उसकी बस इस बात से आलोक को मना किया और राधा जी को दोबारा आलोक को मनाना नहीं पड़ा। एक हफ्ते के अंदर ही शादी के प्रबंध कर लिए गए थे और राजेश जी ने किसी बात की कमी नहीं रखी। खुशी खुशी काव्या को ब्याह कर घर लाया गया था। काव्या के स्वभाव ने सबका मन जीत लिया था और वो सबका भरपूर ख्याल रख रही थी। एक दिन राधा जी को दोपहर के समय नींद नहीं आई और उन्होंने काव्या को आवाज लगाई, लेकिन काव्या जाने कहाँ थी, उस तक आवाज नहीं पहुंची। उन्होंने उठकर कमरे से बाहर जाकर देखा तो कुछ हल्की हल्की सी आवाजें आ गईं। ये आवाज काव्या की थी, जिससे और बहुत हल्का था, और राधा जी दबे पांव किचन की तरफ पहुंच गई थी। देखो, तुम दोनों रोज इसी तरह स्कूल से आकर बर्तन धोने हैं और नैतिक तुम्हें कपड़े धोने हैं, ये सब काम बिना कहे करने हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं भी तो थक जाती हूँ ना, और बच्चे तो हमेशा ही माँ की मदद करते हैं ना। और अगर तुम लोग नहीं करोगे तो फिर मुझे घर वापस जाना पड़ेगा। फिर तुम्हारे पापा पूछेंगे तो फिर मुझे बताना पड़ेगा कि तुम लोगों ने मेरी हेल्प नहीं की, जिससे तुम्हें खूब डांट पड़ेगी। मैं तो चाहती हूँ कि मैं भी न जाऊं और तुम्हें डांट भी नहीं पड़े। काव्या के सामने दोनों बच्चे खामोश खड़े थे। नैन्सी ने बर्तन धोना शुरू किया तो किचन से बाहर निकलते ही बाथरूम में पहुंच गया। राधा जी उसे आते देखकर जल्दी से पर्दे के पीछे छुप गई थी, मगर ये सब उन्हें समझ आ गया था और वो सन्न रह गई थी। काव्या के ये रूप देखकर उनके पांव तले जमीन निकल गई थी और बच्चों का काम करना देखकर तो उनके दिल का हाल बुरा हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह काव्या को समझाया जाए, क्योंकि इससे बात बिगड़ने का भी डर था, क्योंकि उसने घुमा फिराकर आलोक को छोड़ने की धमकी मासूम बच्चों के दिमाग में डाल दी थी, जिससे दोनों बहुत डर गए थे। राधा जी भी बहुत नहीं चाहती थी कि काम के कारण घर में कलेश हो या काव्या कुछ भी गलत सोचे। उन्होंने अगले ही दिन घर में काम वाली रखने की इरादा कर लिया। राजेश जी ने एक दिन में ही काम वाली को तलाश कर काम पर रख लिया था, जिससे बच्चे उससे आजाद हो गए। राधा जी खुश थी कि उन्होंने बिना कहा सुनी के परिस्थिति को संभाल लिया, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन
नहीं टिकी और एक दिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि दिल रो पड़ा। इससे पहले कभी राधा जी का ध्यान इस बात पर नहीं गया था कि काव्या बच्चों को कैसा खिलाती है, लेकिन उस दिन जब वो किचन में पहुंची तो उन्होंने पीछे से देख लिया कि काव्या ने उस डिब्बे से ही सब्जी निकालकर बच्चों की प्लेट में रख दी जिसे फेंकने की बात हुई थी और दोनों बच्चों के आगे रख दी। राधा जी बच्चों को रोक नहीं पाई, मगर उन्होंने देखा कि बच्चे भी उसे खा नहीं पाए तो उन्हें सांस आई। वो सामने जाकर खड़ी हो गई और काव्या को वो प्लेट से उठाकर फेंकने पड़ी, लेकिन इसके लिए काव्या ने उन्हें कमरे में ले जाकर आंख निकालकर डांटा, तुम दोनों पापा का सब बर्बाद करने पर तुले हो, इस तरह खाना बर्बाद कर दिया, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। कल काम वाली की जगह तुम्हें काम करना पड़ेगा और दादी के उठने से पहले उठकर कर लेना, नहीं तो मैं पापा से शिकायत कर दूंगी। दोनों बच्चों के दिल में काव्या की बातों से ये डर बैठ चुका था कि अब उनके पापा उनकी बात भी नहीं सुनेंगे और जो मम्मी कहेगी वही सही होगा। काव्या का बच्चों पर रौब लगाकर बढ़ता जा रहा था और बच्चे भी डरे डरे रहने लगे थे, मगर अब राधा जी ध्यान देने लगी थी, मगर उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि इस बात का हल कैसे निकालें, क्योंकि खुलकर कुछ भी कहना घर बिगाड़ सकता था। अगर हल नहीं निकलता तो काव्या उनके बच्चों का जीवन बर्बाद कर रही थी। उन्हें डर था कि हमें कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा। उन्होंने ये सारी बात राजेश जी को बताई तो उन्होंने काव्या से सीधे बात करने के लिए कहा, मगर राधा जी ने रोक दिया। लेकिन काव्या का व्यवहार दिन ब दिन बच्चों के लिए बिगड़ता गया और राधा जी और राजेश जी ने एक दिन जब टोका तो काव्या बिफड़ पड़ी और बोली, आपको तो मुझे सौतेली माँ का इल्जाम देने में देर नहीं लगेगी और आपके कारण बच्चे बिगड़ जाएंगे। मैं तो इनको सही राह दिखा रही हूँ। काम करने की आदत बुरी नहीं है। ये बात जब तक आलोक ने सुनी तो उसने काव्या की बात को सही ठहराया और बच्चों को अपने काम का अपने आप करने की सलाह दी। हद तो तब हो गई जब काव्या ने नैतिक को हॉस्टल भेजने की बात की, जिस पर राधा जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने काव्या को जोर से डांट दिया। काव्या ने रो रो कर आलोक से शिकायत कर रही, आलोक मैं तो नैतिक के अच्छे भविष्य के लिए कह रही थी। आलोक तुम्हारी माँ को मैं सौतीली ही नजर आती हूँ। जब से आई हूँ ये मेरे पीछे पड़ी हैं। अगर बच्चों की इतनी चिंता थी तो इन्होंने तुम्हारी शादी मुझसे क्यों कराई। इस बात और राजेश जी ने राधा जी को समझाया कि माँ वो बच्चों का ही भला चाहती है। कल वो नैतिक अच्छे से पढ़ाई करेगा तो कुछ बड़ा भी बन जाएगा। राधा जी से आगे कुछ कहते न बना और वो खामोश रह गई, क्योंकि हर एक बात को काव्या रोध होकर अपने पक्ष में कर लेती थी। नैतिक और नैन्सी को हॉस्टल के लिए तैयार किया गया, लेकिन एडमिशन नैतिक का ही हो पाया और नैन्सी का एडमिशन अगले साल के लिए स्थगित हो गया। जाते जाते नैतिक ने अपनी दादी के गले लगकर कहा, दादी वाह, अब मुझे कोई परेशानी नहीं करेगा, अब मैं अच्छे से खुश रहूंगा। ये बात सुनकर राधा जी का कलेजा फट पड़ा था, मगर चाहकर भी इस बात को आलोक के आगे नहीं रख पाई और खुश हो गई कि चलो अगले साल नैन्सी को भी सौतेली माँ से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ काव्या की हरकतें बढ़ने लगीं और वो नैन्सी के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करने लगी। दादा दादी बीच में बोलते तो उनसे भी बुरी तरह बात करती और बुरे शब्द बोलकर बेइज्जत करती। राधा जी को दुख होने लगा था, किंतु उन्होंने काव्या को पहचानने में गलती कर दी थी। लेकिन वही आलोक की नजरों में वो एक श्रेष्ठ पत्नी की छवि बनाकर बैठी थी, जिसे तोड़ पाना राधा जी के लिए मुश्किल हो रहा था। एक बार राजेश जी ने कहा, बहू तुम अपनी लिमिट पार मत करो, बहू हो बहू जैसी रहो, नैन्सी के साथ तुम्हारा व्यवहार हमें समझ आता है। इस बात पर काव्या ने आलोक से शिकायत कर दी और आलोक ने अपने ही माता पिता को समझाया। उसने आलोक की आंखों पर ऐसे पट्टी बांधी थी जो उतर ही नहीं रही थी। एक दिन जब काव्या ने नैन्सी को थप्पड़ मारा तो राधा जी इस पर जोर से चीख पड़ी, काव्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको मानने की, खबरदार जो तुमने इसको हाथ लगाया। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम्हारी हरकतें, मगर अब हद हो चुकी है। अब आलोक से कहकर तुम्हें ठीक करवाना पड़ेगा। काव्या ने भी बदले में जोर से चीख कर कहा, हाँ बुड्ढी तेरे बस में नहीं रहा बेटा, तो अब मुझसे छीनना चाहती है, जलन हो रही है तुझे। काव्या के ये शब्द सुनकर राधा जी ने नैन्सी को कमरे में भेज दिया, लेकिन वो चुपके से सब सुन रही थी। काव्या जोर से बोली, देख बुढ़िया, ये जो तेरी दो औलाद है ना, ये यहाँ जब तक है जब तक मेरा मन है, नहीं तो घर से निकलने में देर नहीं लगेगी। पहली पत्नी के बच्चे के कारण मैंने बच्चा नहीं किया और ना ही तेरा बेटा चाहता है, लेकिन अगर मेरा नहीं तो मेरी सौतन के भी नहीं, समझी।
और अगर ज्यादा मुंह चलाया तो जहर देकर मार दूंगी दोनों को। राधा जी के चेहरे का रंग ही उड़ गया और वो राजेश की तरफ देखने लगी। इस समय दोनों कुछ बोल नहीं पाए और बंधे हुए से खामोश खड़े रहे। इसके बाद काव्या की हरकतें बढ़ती गईं और उसने एक दिन राधा जी पर हाथ उठा दिया। ये राजेश जी से देखा न गया और उन्होंने काव्या को घर से बाहर निकालने की धमकी दे दी। काव्या ने आओ देखा न ताओ डंडा उठा लाई। उसने राधा जी और राजेश जी को खूब पीटा, जिसे नैन्सी पीछे से छुपकर खड़ी हुई देख रही थी। इसके बाद उसने दोनों का सामान फेंकते हुए कहा, अभी निकल जाओ यहाँ से, बेटों को कई संभाल लूंगी और इस लड़की को भी। अगर तुम लोग वापस आए तो सबको जहर दे दूंगी, फिर कोई न बचेगा और जायदाद मेरी होगी। ये सुनकर राधा जी और राजेश जी चुपचाप सामान उठाकर चले गए। जाते समय उसने उनके फोन भी रख लिए, जिससे कभी भी वो आलोक से कांटेक्ट न कर सके। राधा जी और राजेश जी इतनी ठंड में सिकुड़े हुए अपने ही घर से निकल गए थे। राधा जी की आंखें लगातार बह रही थीं। किसी ने उन्हें हिलाया। दादी दादी, देखा तो सामने नैन्सी खड़ी हुई थी। उधर शाम हो गई थी और पार्टी हॉल के लिए जाने की तैयारी हो चुकी थी। काव्या ने आलोक से कहा, अपनी बेटी को तो ढूंढ लो, जाने कहाँ गायब है, 3 घंटे हो गए हैं। आलोक ने नैन्सी को फोन लगाया तो उसने कहा, वो आ जाएगी, आप लोग जाइए। यार, यही बताया गया था कि रेस्टोरेंट में डिनर करने जा रहे हैं, लेकिन वो जानती थी कि आलोक को दिखाने के लिए पार्टी की गई है। पार्टी शुरू हो गई थी और नैन्सी अब तक नहीं आई थी। आलोक ने कई बार फोन किया तो नैन्सी आ गई। केक काटने से पहले नैन्सी ने कहा कि मम्मी, आपके कुछ दोस्त बाहर आए हैं, आप देख लीजिए। जिस पर काव्या तुरंत बाहर चली गई, लेकिन वहां जाकर सामने देखते ही हैरान हो गई। तुम लोग यहाँ कैसे? तुम्हें किसने पता दिया? मैंने तुमको कहा था ना कि दूर चले जाना, फिर क्यों अधमके हो? सामने काव्या के सास ससुर यानी कि राधा जी और राजेश जी खड़े थे। काव्या इनको देखकर बरस पड़ी और राधा जी को आज भी उससे डर लग रहा था। उस दिन की वो मार और जख्म वो लोग अब तक भूले नहीं थे। राधा जी ने हिम्मत कर कहा, आज तुम्हारी पोल खोलने आए हैं हम, आलोक को सब कुछ बताना है। काव्या ने ये सुनते ही राधा जी को धक्का दे दिया और कहा, खबरदार, जो इधर भटकी भी, चुपचाप चली जाए यहाँ से इस बुढ़े को लेकर। तभी पीछे से चीखने की आवाज आई। काव्या, ये आवाज आलोक की थी और नैन्सी ही उसे यहाँ लेकर आई थी। पीछे आलोक को देखकर काव्या के होश ही उड़ गए और डर के मारे कान कांपने लगी, क्योंकि अब उसकी पोल खुलने का समय आ चुका था। इस दिन मुझे माँ ने कहा तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब आंखों से देख लिया। तुम तो माँ के नाम पर धब्बा हो। सौतेली माँ कितनी होती हैं दुनिया में, मगर सब तुम्हारे जैसी नहीं होती। तुमने मेरे माँ बाप को सड़क पर फेंक दिया। मैंने कितना पूछा था कि मम्मी पापा क्यों चले गए, लेकिन तुम भली बनी रही और अनजान भी। नैन्सी और नैतिक ने तुम्हारे कितने अत्याचार सहे, लेकिन तुमने इतना डरा दिया कि बेचारे अपने ही बाप से एक शब्द नहीं कह पाए। खाते कहते आलोक भावुक हो उठा और उसे काव्या और इतना गुस्सा आया कि उसने आगे बढ़कर उसको जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। काव्या आग बबूला होकर देखने लगी और नैन्सी को आंखें दिखाकर बोली, ये सब तेरा किया धरा है, जो मेरी गृहस्थी में आग लगाने चली आई। हॉस्टल में ही ठीक थी, खामखा यहाँ बुलाकर पंगा ले लिया। ये तुम्हारे माँ बाप मुझे सौतेली कहकर कितना सुनाते थे, तो निकाल दिया मैंने, और ऐसे साथ रहूंगी भी नहीं। तुम्हारे बच्चे ही पालती रही तो क्या मेरा तो एक भी नहीं है। काव्या की बात सुनकर आलोक आवाक खड़ा था। आज काव्या ने अपने सौतेले होने का सबूत खुद दे दिया था। आलोक ने उसको उसी समय हाथ पकड़कर वहां से निकाल दिया और कहा, यहाँ से जाओ, वापस मत आना। अब मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मौका मिला है। इसके बाद आलोक ने राधा जी और राजेश जी के कदमों में पड़कर माफी मांगी। मम्मी पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अनजाने में हुआ ये सब। इसने मेरी आंखों पर पर्दे डाल दिए थे, लेकिन अब सब नजर आ गया। अपने बेटे की गलती को दोनों ने माफ कर दिया था, लेकिन काव्या की गलती माफ करने लायक नहीं थी और उसके माफी मांगने के बाद भी किसी ने उसे माफ नहीं किया और उसको जाना पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।